ट्वेल्थ का सभी यूनिट ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, बस एक यूनिट ही बचा है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पहले कुछ छोटी मोटी कुछ बातें सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पी ब्लॉक चैप्टर 11th का चैप्टर पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का एप्लीकेशन है। आप वहाँ पर यदि पढ़े होंगे और समझे होंगे तो ये बात ऑटोमेटिक अपने आप समझ में आ जाए। वहाँ यदि नहीं समझे होंगे तो थोड़ी बहुत परेशानी आपको होगी समझने में, ये पहली बात। दूसरी बात, इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, कुछ रिएक्शन आपको इसमें याद करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर आप थोड़ा सा बोर हो सकते हैं इस चैप्टर में। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैप्टर से एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये चैप्टर है। तो आप इस चैप्टर को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी ढंग से। तो कुछ जगह पर समझना है, कुछ जगह याद करना है, कुछ जगह 11th की चीज़ें हैं, सबको साथ मिला के हम चलते हैं। जहाँ दिक्कत हो बताइएगा। केमिकल रिएक्शन की जहाँ बात होगी वहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा, वहाँ हम कुछ। और केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर में आपको ढेरों मिलेगा, तो यहाँ थोड़ी परेशानी होगी। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये दूसरा यूनिट है। ओवरऑल चैप्टर नंबर ये 7 है। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स के जस्ट बाद है ये। आप याद कीजिए, पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको 4 सेक्शन में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और इसका डिफिनीशन आप जानते हैं, किसको एस ब्लॉक कहते हैं, किसको पी ब्लॉक। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाए एस ब्लॉक, पी में जाए तो पी ब्लॉक, डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि डी सब ऑर्बिट में जाए तो डी ब्लॉक, और लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि एफ सब ऑर्बिट में जाए तो एफ ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पर हमको पी ब्लॉक से मतलब है। इसीलिए पी ब्लॉक चैप्टर में सबसे पहले लिखा हुआ है, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन पी सब ऑर्बिट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, ये सब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। जैसे कार्बन 1s2 2s2 2p2, लास्ट में देखिए 2p2, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में ना गया, तो ये किस ब्लॉक का कहलाएगा, पी ब्लॉक का। इसी के जगह पर मान लो लिथियम यदि रहता तो लिथियम का कन्फिग्रेशन क्या होता, 1s2 2s1, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में न चला गया, तो वो किस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, एस ब्लॉक का। तो हमको यहाँ पढ़ना किसके बारे में, पी ब्लॉक के बारे में, तो हम सिर्फ पी ब्लॉक की ही बात कर रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, लास्ट किस सब ऑर्बिट पर किया है, पी पर, तो ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। इसी में यदि आप फास्फोरस लेते तो कन्फिग्रेशन आता 1s2 2s2 3s2 3p3, और वहाँ भी आ जाता पी लास्ट में। तो जो भी पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे वो लास्ट में पी पर ही खत्म होंगे, इसमें तो सोचना ही नहीं, तो कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं कि इसको ज़्यादा बार बोला जाए, जितना बोलना था बोल। पीरियोडिक टेबल का पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप ये एस ब्लॉक का है। तीसरा से लेकर 12वां तक डी ब्लॉक का है। और 13 से लेकर ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक का एलिमेंट। और ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो आप पीरियोडिक टेबल में नीचे में 2 लाइन देखते हैं, वो भी ओरिजेंटल, वो वास्तव में ओरिजेंटल नहीं है। आप याद कीजिए एफ ब्लॉक में वो बात आपको हम बताए थे कि वो ओरिजेंटल नहीं है, वो वर्टिकल है। और किस ग्रुप में उपस्थित है ये, तीसरा में। याद है लिंथेनाइड और एक्टेनाइड के बारे में जो बताया गया था, थोड़ी उन बातों को। मेन बात यहाँ पर ये है कि आप ये जानिए कि पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक एडजस्ट किए हुए हैं। ये तो ध्यान रहेगा। ग्रुप 13 को ही हम लोग 3A, 14 को 4A, ग्रुप 15 को 5A, 16 को 6A, 17 को 7A और 18 को 8A या जीरो ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ग्रुप 18 को ही हम लोग नोबेल गैस बोलते हैं, क्योंकि सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, एक हीलियम को छोड़कर। हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसमें केवल एक ही ऑर्बिट होता है और उसकी कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व जनरली नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको नोबेल गैस या
इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। ग्रुप 17 को हम लोग हेलोजन के नाम से जानते हैं। ग्रुप 16 को हम लोग चैल्कोजेन के नाम से जानते हैं। ग्रुप 11 को क्वाइनेज मेटल कहा जाता है। ये सब बात आपको पीरियडिक टेबल 11th में बताया गया था। तो कुल मिलाकर 6 ग्रुप पढ़ना है पी ब्लॉक में, 13 से लेकर 18 तक। लेकिन 12th में जो हमारा सिलेबस है पी ब्लॉक का, उसमें 2 ग्रुप छूटा हुआ है। आपको 12th में जो पढ़ना है वह ग्रुप 15 के बारे में पढ़ना है, 16 के बारे में पढ़ना है, 17 के बारे में पढ़ना है और 18 के बारे में पढ़ना है। मात्र 4 ही ग्रुप के बारे में पढ़ना है। और 4 ग्रुप के अंतर्गत तो बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ग्रुप 15 ही पकड़ लीजिए। सबसे पहले है नाइट्रोजन, फिर क्या है, फास्फोरस। नाइट्रोजन, आप याद कीजिए, इसको रटने का तरीका बताया गया था, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। इसका एक और लाइन बताए थे, वो भी तुमको याद जरूर होगा। क्या था? तुम कैसे बोल सकते हो ये सब? निर्मला, प्रियंका, ऐश्वर्या, सबकी बीवी। याद है, ये सब बताया गया था पीरियडिक टेबल में। चलो अच्छा है, तुम ये भी भूल गए। मतलब ठीक है, सही है। सुनो इधर। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स, ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं। अब ग्रुप 16 में जाएंगे तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये सब एलिमेंट्स है। फिर आप 17 में जाएंगे तो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है। एक्चुअल में चैप्टर है बहुत बड़ा, जितना को है उतने में बहुत बड़ा है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि पी ब्लॉक जो ग्रुप 15, 16, 17 और 18 पढ़ना है, उसमें सारे एलिमेंट्स के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। तभी ग्रुप के टॉप 2 एलिमेंट्स को पढ़ना है। टॉप 2 एलिमेंट्स मतलब ये, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। आगे फिर उसी तरह से पढ़ना है। तो सबके बारे में नहीं पढ़ना है, इसके कुछ कंपाउंड, इसका 3 कंपाउंड के बारे में तुमको पढ़ना है। तुमको पढ़ना है N2 के बारे में, तुमको पढ़ना है NH3 के बारे में, तुमको पढ़ना है HNO3 के बारे में। फॉस्फोरस का भी कुछ कंपाउंड पढ़ना है तुमको, PS3 के बारे में पढ़ना है, PCl5 के बारे में पढ़ना है, PCl3 के बारे में पढ़ना है, एसिड्स ऑफ फास्फोरस के बारे में पढ़ना है। एसिड्स ऑफ फास्फोरस मतलब H3PO4, H3PO3, H3PO2, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो मिला जुला के कंपाउंड हो ही जाता है ज़्यादा। और ये जो हम बोले कि तुमको इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, तो इसके बारे में क्या पढ़ना है? ये बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रेंड को पकड़ता है। मतलब इसका जनरल इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, शेप साइज क्या है, इस सब टाइप की बातें पढ़नी होती है। उसके बाद पढ़ना होता है इसका प्रिपरेशन, आप लैब में इसका निर्माण कैसे कराएंगे, वो पढ़ना होता है। फिर इसका पढ़ना होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका कलर कैसा होता है, इसका टेस्ट कैसा होता है, इसका ऑर्डर कैसा होता है, गंध कैसा होता है, इन सब चीज़ों के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना होता है। फिर पढ़ना पड़ेगा इसका केमिकल प्रॉपर्टी, ये किसके साथ केमिकल रिएक्शन करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, क्या बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा। और फिर इसका यूज, ये सब पढ़ना होता है। तो फिर से 2 बातें आ रही है, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी। ये सारी की सारी बातें किससे संबंधित है? केमिकल रिएक्शन से। और एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो इनऑर्गेनिक टाइप है, इसमें ऑर्गेनिक टाइप है नहीं कि मैकेनिज्म चलेगा। ये इनऑर्गेनिक टाइप का रिएक्शन है, यहाँ समझाने वाली कोई बात नहीं हम कर सकते। यहाँ पर खाली रिएक्शन लिखा हुआ मिलेगा, आपको याद करना पड़ेगा यदि आप रिएक्शन को मेंटेन करना चाहते हैं तो। अदरवाइज कुछ गिना चुना रिएक्शन है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है एग्जाम में, उसके बारे में हम आपको बता देंगे कि ये सब रिएक्शन याद कर लीजिएगा, बाद बाकी सब रिएक्शन को देख लीजिए, कुछ ऐसा होता है। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है ओवरऑल, ठीक है? वैसे आप ये तो लेते भी नहीं हैं, ले लेता है क्या इसे? लोड तो ऐसे भी नहीं लेते हो, लेकिन हम अपनी तरफ से बस एक औपचारिकता पूरा कर दिए। तो अब ये समझ में आया कि इस चैप्टर में है क्या वास्तव में, ठीक है? तो अब हम इसको शुरू कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, इसी बीच में सिर्फ कंपाउंड ही नहीं, कंपाउंड के बीच बीच में भी बहुत तरह की रंग बिरंग की बातें आती रहती है। अब रंग बिरंग की बातें आने का क्या मतलब, आप इसको सुनिए। जैसे देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 5, सॉरी सॉरी 7। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 2 5। फॉस्फोरस का होता है एटॉमिक नंबर 15, 2 8 5।
दोनों के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5। ये भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहता है, ये भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहता है, इसीलिए दोनों की कोवैलेंसी भी 3-3 ही होती। लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ अंतर है, यहाँ पर एक नहीं बल्कि यहाँ 2 अंतर है। सुनिए क्या क्या है, और वो क्वेश्चन बन के पूछता है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बोल रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2 while phosphorus exist as P4, एक्सप्लेन। नेचर में नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया जाता है जबकि फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। आप बताइए इसका कारण क्या है? अब बताइए, यहाँ पर प्रिपरेशन से संबंधित तो कोई बात नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टी से संबंधित बात नहीं है, यही हुआ उल्टा पुल्टा बात इसका। और सुनिए, नाइट्रोजन जो है ये NCl3 का निर्माण करता है लेकिन NCl5 का निर्माण नहीं करता है, जबकि फास्फोरस PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाइट्रोजन फॉर्म NCl3 बट नॉट NCl5, बट फास्फोरस फॉर्म PCl3 एंड PCl5 एज वेल, व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, एक्सप्लेन। अब बताइए, क्वेश्चन बताते रहिए आप। इसी में तीसरा टाइप से जो क्वेश्चन आता है, या और भी जो क्वेश्चन आता है, H2O, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, H2S सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों सेम टाइप का कंपाउंड है, सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सेम लोन पेयर है, बावजूद इसके ये लिक्विड स्टेट में नेचर में एग्जिस्ट करता है और ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन यही कि व्हाट H2O एग्जिस्ट एज लिक्विड स्टेट एट RTP while H2S exist as gas, explain। इस सब तरह का ना रंग बिरंग का, इसी को बोलते हैं रंग बिरंग का क्वेश्चन इस चैप्टर का। और जानिए ऐसा ही क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछा जाता है जब आपसे कंसेप्चुअल चीज पूछेगा तो। और ये सारी की सारी बातें केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, इसका एप्लीकेशन है। यदि आप वहां पर ये सब बात पढ़े होंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो खैर इतना सोचना नहीं है, समझ में तो खैर सब आएगा, कंटिन्यू रहेंगे तो, और रहना पड़ेगा भी क्योंकि जरूरी है चैप्टर। तो आइए इसको शुरू करते हैं, अब बात बनाना बंद करें। हालांकि बात हम ऐसे भी नहीं बना रहे थे, बस समझा रहे थे कि चैप्टर क्या है। सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट 18 डाला हुआ है, लिखा हुआ है एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन पी सब ऑर्बिट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारे ख्याल से इसमें कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इसके लास्ट में पी है, यहाँ भी लास्ट में पी है, तो पी ब्लॉक ही होगा। इसके बाद हमको पढ़ना है ग्रुप 13, 14, 15, 16 एंड 17, सॉरी एंड 18 बिलोंग्स टू, आर नहीं होगा, बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप हैं, ग्रुप 13, 14, 15 16 17 और 18। ये 2 ग्रुप हमको नहीं पढ़ना है, पढ़ना किसके बारे में है? 15, 16, 17 और 18 के बारे में। तो ये 4 पर काम होगा। इसीलिए स्टार्ट जो यहाँ पर हुआ है, जो जो पढ़ना है पहला पेज उसी से संबंधित है। स्टार्ट हुआ है किससे? ग्रुप 15 से। ग्रुप 15 में आपको मात्र 2 एलिमेंट नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में पढ़ना है, हम पहले बता चुके हैं। नाइट्रोजन का N2 NH3, जो लोग यहाँ यहाँ छूटा हुआ है, एक HNO3 के बारे में भी पढ़ना है। जो प्रिंट निकाले हैं या जो ऑलरेडी लिख चुके हैं, आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करते चले। कुछ कुछ चीज़ हम अलग से लिखाते जाएंगे, जो हम इसमें देखें जो इनकम्प्लीट है, पूरा है नहीं, उसको हम फिर से अपडेट करेंगे। तो नाइट्रोजन के 3 एलिमेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, N2 के बारे में, NH3 के बारे में, HNO3 के बारे में, और फास्फोरस के भी 4-5 कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला है PH3, फॉस्फीन इसको बोलते हैं, PCl3, PCl5 और एसिड्स ऑफ फास्फोरस मतलब H3PO4, H3PO3, H3PO, इन सब के बारे में पढ़। अब एक चीज देखो, ये जितना कंपाउंड होता जाएगा ना चैप्टर, उतना ज्यादा लेंदी होता जाएगा। क्या है? काहे कि नाइट्रोजन का फिर अकरेंस सब जानोगे कि कहाँ पाया जाता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका प्रिपरेशन हम कैसे कराएंगे, उसका यूज क्या है। अब बताइए, यहाँ पर एक कंपाउंड बढ़ेगा, उधर 5 टॉपिक बढ़ जाएगा। अब 5 टॉपिक बढ़ेगा तो क्या लगता है कि वो तुरंत खत्म हो जाएगा? बहुत टाइम लगता है उसको समझाने में या पढ़ने में, तो इसीलिए थोड़ा चैप्टर लेंदी हो जाता है। ग्रुप 16 में आपको ऑक्सीजन
और सल्फर के दो एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, ऑक्सीजन का दो कंपाउंड ऑक्सीजन गैस और ओजोन गैस के बारे में पढ़ना है, और सल्फर में SO2, SO3 और H2SO4 के बारे में पढ़ना है। ग्रुप 17 में क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, आयोडीन गैस, HCl, HBr, HI और हेलोजन एसिड के बारे में पढ़ना है। हेलोजन एसिड मतलब जैसे HClO3 हो गया, HClO4 हो गया, HClO2 हो गया, HClO हो गया, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और ग्रुप 18 तो वैसे नोबेल गैस होता है, लेकिन एकमात्र नोबेल गैस जेनन है जो कुछ रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन में कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है, गिना चुना दो चार को कंपाउंड बनाता है ये। तो उसके बारे में पढ़ना है कि उसका निर्माण किस कंडीशन में होता है, कैसे होता है। और एकमात्र जेनन ही है ऐसा जो नॉर्मली तो रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई करने पर, कुछ रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन अप्लाई करने पर ये रिएक्शन करता है और कुछ सेलेक्टेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। लिख तो कोई नहीं रहे हैं, लिखिए भी वक्त प्रिंट निकलवा लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर। और जहाँ जहाँ करेक्शन होगा वहाँ कल निकलवा लीजिएगा, और जहाँ जहाँ करेक्शन होगा वहाँ कर लीजिएगा क्लास में ही, ठीक है। तो यहाँ से ग्रुप 15 एलिमेंट से स्टार्ट होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारा पहला टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक ऐसा चीज़ है जो बताने जैसा कुछ है ही नहीं। और यदि यदि अभी तक आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं जानते हैं तो फिर बात ही खत्म कर दीजिए। क्या रे, अब बताना पड़ेगा कि कैसे हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आप जानिए कैसे हुआ। जानते हैं तो अच्छा, नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगला बार फिर से रुपया देने के लिए तैयार रहिए कि फेल करेगा। अब यहाँ पर दो तीन तरह की बातें आती है, सुनिए। किसी भी ग्रुप में तीन बातें आपको हमेशा याद रखनी है, तीन चीज ध्यान रखना है। एक एटॉमिक साइज, या इसी को हम एटॉमिक रेडियस के अंतर्गत रखते हैं। एक आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इसी का एक दो और नाम है, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और एक है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये तीन अलग अलग टॉपिक है, और इसको आपको, और हम रफली समझाते हैं, इसको समझिए। और ये सब बात ऐसा है ना जो तुम समझ जाओगे ना तो उतना याद वाद नहीं रखना पड़ेगा। कोई भी एक ग्रुप सेलेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, यही वाला। ये किस ग्रुप का एलिमेंट है? 15। इसी को आप IA भी कहते हैं। अरे भूल गया क्या तुरंत में? सुनो, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हैं किसी भी ग्रुप में, ये सिर्फ इस ग्रुप की बात नहीं है, किसी भी ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, परमाणु का जो आकार होता है वो बढ़ता है। और यदि साइज इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा, चूंकि एटम स्फेरिकल शेप होता है, साइज बढ़ेगा तो उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। ये पहला चीज तो ध्यान रखना, हम हमेशा ये अप्लाई होता है, कुछ जगह एक्सेप्शन है। और ये एक्सेप्शन आप याद कीजिए, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बताए थे वहाँ D ब्लॉक में, नहीं बताया गया था कि 4 और 5, लेकिन वो D ब्लॉक में होता है, P ब्लॉक में जनरली नहीं होता है वो चीज़, और होता भी है तो कम होता है। होता है, यहाँ भी होता है। अब देखिए इधर, तो नाइट्रोजन, तो साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए? नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमन सॉरी SB, और फिर बिस्मथ। ठीक है। दूसरा बात जो आता है इसका, ये बात संबंधित है आयोनाइजेशन पोटेंशियल से। देखो इसको तीन नाम से जाना जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, या आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और हमेशा हम इसको इंडिकेट करते हैं IE। पहले आप जानिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है। जैसे कोई भी एटम लीजिएगा तो उसके सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस, उसमें सेल होगा ढेर सारा। मान लीजिए कि ये नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड में कितना होगा? मान लीजिए नाइट्रोजन है ये, सेकंड में कितना होगा? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो होगा उसको हम कुछ इस तरह से मान लो दिखा देते हैं। ये एक न्यूट्रल नाइट्रोजन का आइटम है।
हम चाहते हैं कि इस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में बाधा क्या है, पहले आप ये बताइए। ये क्यों ऐसे नॉर्मली क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस का प्रोटॉन इस सारे इलेक्ट्रॉन को अपने प्रभाव में लिए हुए है, तो उसको अट्रैक्ट किए हुए है। तो यहाँ का जो ये अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये बाहर नहीं जाएगा। तो यदि हम ऐसा चाहते हैं, औंघा रही है रे, बाहर में खरो खरो, काल है तुम सब, खरे खरे सो रही है, जैसे कर रही है खरा 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 खरा, कैसे नींद आ जाएगा रे? कई लोग के पास डेविएट करने का बहुत सारा कला है। तो यदि ये अट्रैक्शन खत्म हो जाए तभी ना निकलेगा। तो अट्रैक्शन खत्म करना यदि आपको है तो आपको अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी, चाहे आप हीट के रूप में दें, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दें, कोई किसी भी टाइप का एनर्जी आपको देना पड़ेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो आपको एक मिनिमम एनर्जी इसको देनी पड़ेगी नाइट्रोजन एटम को, ताकि ये अपने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली निकाल के केटायन का रूप ले सके। तो वही कम से कम एनर्जी जो देना पड़ा आपको एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आउटर मोस्ट सेल से, वही उस एटम का क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या आयोनाइजेशन इंथैल्पी, जिसको हम IE से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है ये? सुनिए, अब जरा सोचिए कि यदि आकार बड़ा होता और यहाँ से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता, तो सेकेंड वाले केस में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा या फर्स्ट केस में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा? फर्स्ट केस में देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसका डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो उसको निकालने के लिए हमको अपनी ओर से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उस अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए। इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन साइज। साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा। एंड वी नो दैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, size increases, it means ionization potential decreases, because ionization potential decreases with increase in size. तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि ionization potential of elements decreases from top to bottom in a group। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो ये ऑर्डर लिखा हुआ है साइज का, यदि हम यहीं पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल IP का ऑर्डर लिख दें, तो बताइए इसका उल्टा हो जाएगा। नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा, फास्फोरस का उससे कम, आर्सेनिक का उससे कम, SV का उससे कम, और BI का। क्लियर है ये? तो ये दूसरा बात हुआ। अब आइए तीसरा बात। तीसरा बात जो संबंधित है वह संबंधित है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। हर एक एलिमेंट का कुछ ना कुछ रिलेटिव टेंडेंसी होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का, और साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा उसके खींचने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा होता है, फॉस्फोरस का उससे बड़ा, आर्सेनिक का उससे बड़ा। तो जिससे जिससे आकार बढ़ता जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती जाएगी। मतलब बिल्कुल सेम ऑर्डर फॉलो करेगा ये, और ऑर्डर यही होगा सेम। है जी, समझ में आई बात? ये बात हर जगह अप्लीकेबल है, कहीं कहीं पर एक्सेप्शनल बातें हैं, कुछ कुछ नई नई बातें होती है। तो जो नई बातें होती है उसको बाद में देख लिया जाएगा, कुछ एक्सेप्शनल है इसमें भी, लेकिन जनरल ऑर्डर यही है। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखिए पीरियड में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। काहे लिखा हुआ है ऐसा? जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो काहे बढ़ता है ये? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने से साइज घटता है, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज बढ़ेगा। तो डेफिनेटली इस दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी बोथ डिक्रीजेस। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, आयनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर लिखा हुआ है। तो ये ऑर्डर लिखा हुआ क्या है, अब तो आप समझ भी रहे हैं ना कि वो क्या है, नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे है ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आप याद कीजिए 11th में जब आप पढ़ रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें आपको बताया गया था कि किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है
वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि किसी भी एलिमेंट का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्लस ग्रुप नंबर के बराबर। जैसे 15th ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी +6 नहीं होगा। कितना होगा मैक्सिमम? +5। और मिनिमम कितना होगा? वो होता है ग्रुप नंबर -8। जैसे नाइट्रोजन 15वें ग्रुप का एलिमेंट, वहाँ पर रोमन में लिया जाता है ये नंबर, ग्रुप नंबर। तो 15वां को हम 5 बोलते हैं। तो 5 - 8 कर दीजिए, कितना होगा? -3। इसका मतलब है कि -3 से स्टार्ट होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? +5 तक। तो ऑक्सीडेशन नंबर लाइक रहेगा मिनिमम मिनिमम टू मैक्सिमम तक, उस बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, +3 और +5। ये ग्रुप 15 का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब जनरली ये इसी अवस्था में रहता है। जैसे एक दो एग्जांपल से इस बात को आप बेहतर समझ सकते हैं। जैसे NCl3 आप यदि लेते हैं, NCl3 में नाइट्रोजन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होता है। तो एक Cl पर एक प्लस, तो 3 Cl पर 3 प्लस, इस पर कितना आएगा? -3। यदि आप NH3 लेंगे तो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फिर नाइट्रोजन होता है। इस पर हो जाएगा -3 और हाइड्रोजन पर हो जाएगा +1। एक हाइड्रोजन पर +1, 3 हाइड्रोजन पर +3, +3 -3 न्यूट्रल हो जाएगा। PCl5 +5 आ जाएगा इसका। तो इस तरह से इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जनरली इस ग्रुप के एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -3, +3 और +5 होता है। क्लियर है यहाँ तक? आप इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लीजिए, तो इसमें एक बिल्कुल बेकार लिखा हुआ है। लिखिए तो क्वेश्चन। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज N2, but phosphorus exists as P4. Why? सबसे पहले इस क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन उठा क्यों, ये समझ में आया। कारण है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ग्रुप 15 का एलिमेंट्स है। दोनों के आउटर मोस्ट सेल में 5-5 इलेक्ट्रॉन है। दोनों अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है? 3-3 का। सब कुछ समान है, बावजूद इसके नाइट्रोजन नेचुरली पाया जाता है N2 के रूप में, जबकि फास्फोरस पाया जाता है P4 के रूप में। यही आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहता है कि इसके पीछे का क्या रीजन है। तो चलिए इसका रीजन समझते हैं। सुन लो, और एक चीज तो हमेशा बढ़िया से ध्यान रखना, जितना भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स आपस में मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। और मल्टीपल बॉन्ड का मतलब यहाँ किस बॉन्ड से है? डबल या ट्रिपल। ये सब डबल ट्रिपल सब बनाता है, लेकिन थर्ड पीरियड या हायर पीरियड का एलिमेंट कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। इसी वजह से यही इसका कारण है जो बात आप क्वेश्चन के रूप में लिखे हैं। फॉस्फोरस फॉस्फोरस के साथ कभी भी ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, इसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट पर जाना पड़ेगा। अब बताइए, ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है और दो बॉन्ड पाई होता है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? लेटरल ओवरलैपिंग से। तो ऐसी स्थिति में जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ मान लीजिए सिंगल बॉन्ड बनाया तो सिग्मा बनाया। इसका आकार छोटा है, इसका आकार छोटा है, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है। ये पार्शियली भी ओवरलैप कर सकता है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन
कर सकता है। लिटरल ओवरलैपिंग इसमें पॉसिबल है क्योंकि इसका साइज छोटा है। लेकिन जब आप फास्फोरस के केस में जाएंगे, यदि आप इसी को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो दो नाइट्रोजन लीजिए, दो नाइट्रोजन कुछ इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। अब यहाँ पर ये वाला जो है, ये एक्स एक्स के साथ ना ओवरलैपिंग हुआ हेड टू हेड। अब पी वाई ओवरलैपिंग करेगा तो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। यहाँ का ये गैप कम होता है, यहाँ पर ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है। किस केस में? नाइट्रोजन के केस में। यहाँ पर सीमा के साथ पाई भी बनेगा। लेकिन जब आप फास्फोरस के केस में जाएंगे तो नाइट्रोजन से बड़ा साइज का होता है फास्फोरस। नाइट्रोजन अपने बॉन्ड का फॉर्मेशन सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से या सेकेंड ऑर्बिट के सब ऑर्बिट से करता है। जबकि फास्फोरस का साइज बड़ा होता है, वह थर्ड ऑर्बिट से अपना सारा काम करेगा। तो तीसरे ऑर्बिट का ना उसका सारा सब ऑर्बिट इन्वॉल्व होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। दूसरे की तुलना में तीसरा का बड़ा होगा, तीसरे की तुलना में चौथा का बड़ा होगा। तो फास्फोरस का जो साइज होगा ये पी का, वो थोड़ा बड़ा होगा। अब बड़ा होगा तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड तो बन जाएगा, क्योंकि हेड टू हेड तो आसानी से बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इसी को जब हम इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो इस बीच में इतना ना ज़्यादा गैप रहेगा, ये लिटरली ओवरलैप कर ही नहीं पाएगा, आपस में ये जुड़ ही नहीं पाएगा, ओवरलैप ही नहीं कर पाएगा। तो पाई बॉन्ड का बनना ही पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों का फॉर्मेशन करेगा, जबकि फास्फोरस सिग्मा बॉन्ड का करेगा, पाई बॉन्ड का नहीं करेगा। और नाइट्रोजन N2 के रूप में पाया तब जाएगा ना जब नाइट्रोजन सिग्मा के साथ पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन करे। और फास्फोरस जब ये पाई बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, तो पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं तो तब तो केवल फास्फोरस का एक ही ना बॉन्ड फास्फोरस के साथ बन पाएगा। लेकिन इसको बनाना कितना बॉन्ड है? 3। और ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 बॉन्ड तो बनाना ही है। तो ऐसी स्थिति में ये कुछ इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। देखिए फास्फोरस यहाँ भी 3 बॉन्ड बनाया है, लेकिन एक ही फास्फोरस के साथ नहीं। आप किसी एक फास्फोरस को देखिए कि वह 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने फास्फोरस के साथ किया है? 3 के साथ किया है। एक बॉन्ड इस फास्फोरस के साथ, एक बॉन्ड इस फास्फोरस के साथ, और एक बॉन्ड इस फास्फोरस के साथ। यानी 3 बॉन्ड बनाया, तीनों का तीनों अलग अलग एटम से बनाया। इसका मतलब सबके साथ सीमा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। आई बात समझ में? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो इसको प्रॉपर वे में हम कैसे लिख सकते हैं, पहले आप सुन लीजिए। क्या हम लिखेंगे वो हम बोलेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि नाइट्रोजन हैज स्मॉलर साइज विथ रेस्पेक्ट टू phosphorus, hence it makes sigma bond, hence nitrogen makes sigma bond as well as pi bond with nitrogen atom, but phosphorus makes only sigma bond but not pi bond, hence nitrogen exists as N2 while phosphorus exists as P4। क्लियर है ये? इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल का कोई कांड नहीं है, कोई कारनामा नहीं करता है वो, लेकिन वहां पर जो आंसर लिखा हुआ है उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल का चर्चा हो गया है। बाई मिस्टेक वो कैसे हुआ है पता नहीं, लेकिन वो पूरा का सही नहीं है। तो आप लिख लीजिए, तो इसको लिखिए, तो लिखेंगे, आंसर लिखिए। नाइट्रोजन एटम हैज a smaller size with respect to phosphorus, hence nitrogen atom makes sigma bond as well as pi bond with nitrogen atom, and hence nitrogen exists as N2। But phosphorus atom
makes sigma bond only with phosphorus atom due to bigger size and hence it exists as E4 in nature. यहाँ पर आपको इस दोनों का स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, तो पहले आप इसको लिख लीजिए फिर स्ट्रक्चर बना दीजिए। रेगुलर वे में कल आपका लास्ट क्लास है 7 से 8। इसके बाद फिर संडे संडे टाइम दिया जाएगा, और क्या टाइमिंग रहेगा ये हम अभी अनाउंस कर अभी नहीं, तो कल अनाउंस कर देंगे इसका। 2 घंटा 3 घंटा एक संडे बैठेंगे, 2 3 संडे में ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो तुम ये चीज़ ध्यान रखना कि सेकेंड पीरियड का एलिमेंट ही आपस में मल्टीपल बॉन्ड का निर्माण करता है, मतलब डबल ट्रिपल का निर्माण करता है। थर्ड पीरियड या हायर पीरियड का कोई भी एलिमेंट आपस में डबल ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। जैसे आप फॉस्फोरस को कभी भी ट्रिपल बॉन्ड बना के नहीं देख सकते हैं फॉस्फोरस के साथ। जर्मीनियम को आप नहीं देख सकते हैं कि यह आपस में 3 बॉन्ड बना लिया जर्मीनियम के साथ। देखो, कार्बन डबल ट्रिपल सिंगल सब बनाता है, लेकिन कार्बन के ठीक नीचे सिलिकॉन है, सिलिकॉन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन के साथ, ये कभी भी सिलिकॉन के साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ड्यू टू बिगर साइज, साइज इसका बड़ा होता है, लेटरल ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाता है। हेलो, हेलो। हाँ, नहीं, कल से। एक बार में सुनाई सबको थोड़े पड़ता है। इससे बोले ना कल से आए, कल से। सर कल है से ना बोले आए, हाँ। ये लिख चुके हैं ना आप? लिखिए तो इसको। नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाएगा? N2 के रूप में, और इसका स्ट्रक्चर ये होगा। हेलो। हाँ हाँ, खुला हुआ, आ जाइए। बंद है क्लास, खुला हुआ नहीं है। पहली बार क्या बोले थे? पहली बार बोले थे ना बंद है, इस बार बोले खुला हुआ है। अब आएगी, लौट के जाएगी आराम से। देखो, दिक्कत एक नहीं है, दिक्कत क्या है ना कि तुम लोग लास्ट क्लास में आओगे नहीं, क्लास रेगुलर करना नहीं है, उसके बाद फोन एगो आसान चीज है, फोन घुमा दिए, एगो को सही हाल फोन पर नहीं बताते। और जैसे तो उसमें मूड ठीक था, बता दिए, हाँ एगो और फोन आ रहा है। सेम है। हेलो। हाँ हाँ, हाँ खुला हुआ है, आ जाइए। हाँ, 11 12 BSc सबका खुला हुआ। अभी देखो आके बैठेगी सब, क्लास है बंद, वास्तव में बंद है क्लास। बैठेगी, कुछ नहीं बोलना है उसको, पढ़ाना भी नहीं है, चले जाएंगे। पूछेगा ना कि क्लास बंद था कि खुला, तो लास्ट क्लास में आए थे कि नहीं आए, दिया जाएगा आराम से। आप लोग का भी यही दुर्दशा होगा, आप लोग भी उससे अलग थोड़ी हैं। नोटिस को ध्यान से देखता सुनता है क्लास में। सबसे सबसे बड़ा बड़ा दिक्कत क्या है ना कि जैसे जब छुट्टी होती रहती है या छुट्टी होने वाली रहती है, तो बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, नोटिस है। उस समय आपस में खिस्सा करते रहेंगे। और जब चले जाएंगे घर, और जब क्लास आने का बारी आएगा, अरे कब क्लास खुलेगा, ये नहीं। ऐसे ऐसे आदमी को मेंटली टॉर्चर करना हमको बड़ा अच्छा लगता है। तब आने दीजिए, भी 10 किलोमीटर से साइकिल चला के एकदम रैपिडली पहुंचेगी, या यहाँ पहुंच के पता चलेगा क्लास ही नहीं चल रहा है, तो भाई गलती किसका है? याद दिलाया जाएगा कि गलती कहाँ हुई। कोई दिक्कत नहीं, काम ही ऐसा है हमारा।
मन ही मन देने से क्या होता है, सामना सामनी दे तो बात हो कुछ। इधर देखिए अब, फिर से कुछ नया बात सीखिए। जितना भी फॉस्फोरस है ना, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, विथ वन लोन पेयर और पिरामिडल शेप लिए हुए है, सब का सब। और जानिए इसके बारे में। ये ऐसा लग रहा है ना, तुमको लग रहा होगा कि ये बीच से कट हो गया है। इससे कट नहीं हुआ है, कुछ इस तरह का शेप लिया हुआ है, इस तरह का। समझ रहे हैं? कुछ ऐसे लिया हुआ है। मतलब आप ऐसे समझिए कि, थोड़ी जैसे समझना है, समझ गए? हाँ सुनो इधर। अब एक बात और जानो। फॉस्फोरस को यदि आप नॉर्मली हवा में ले आएंगे ना, एटमॉस्फेयर में, तो सीधे आग पकड़ लेता है। वे फिर हल्ला कर रही है। एक वो खा खा के आई है, पचा रही है यहाँ बैठ के। सुनो इधर। फॉस्फोरस को यदि आप नॉर्मली एटमॉस्फेयर में रख दीजिएगा, फटाक से आग पकड़ लेता है तुरंत। कुछ नहीं कीजिए, खाली वो निकाल के रख दीजिए, हवा में आग पकड़ लेगा। इसका क्या कारण है, जानते हैं कोई आदमी? नहीं जानते हैं तो जानिए। फॉस्फोरस जो है, ये P4, ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। और काहे अनस्टेबल होता है इसके बारे में सुनो। चार फॉस्फोरस का ये रिंग बना हुआ है, ये बॉन्ड स्ट्रेन, बॉन्ड का जो तनाव होता है ना, वो इतना ज्यादा होता है कि चाहता है कि तुरंत तोड़ के हम कुछ दूसरे रूप में तीन बंधन या पांच बंधन का निर्माण करें। तो ये अनस्टेबिलिटी के कारण जैसे ही एयर के संपर्क में आता है, तो ये जो P4 है, ये वाला चीज O2 के साथ रिएक्शन करता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना देता है P2O5, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जितना बंधन टूटता है ना वहाँ, उससे ज़्यादा बॉन्ड बन जाता है। और बॉन्ड बनने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, जो आपको आग के रूप में दिखती है। तो फॉस्फोरस इसी वजह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके P2O5 बनाता है, और अनस्टेबल होने की वजह से रिएक्शन करता है और आग पकड़ लेता है। इसको प्लेस किया जाता है, जानते हैं कहाँ? फॉस्फोरस को कहाँ रखा जाता है? फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में। सोडियम को पानी में नहीं रखा जाता है, सोडियम पानी में आग पकड़ लेता है। सोडियम, हाँ जी, सोडियम पानी के साथ बहुत तेज केमिकल रिएक्शन करता है, और NaOH और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये हाइड्रोजन गैस ही पॉपिंग साउंड के साथ जलना शुरू कर देता है। आप यदि एक छोटा सा टुकड़ा सोडियम का ले लीजिए और पानी में फेंक दीजिए, तो वहां से कोशिश कीजिए अलग हो जाने का, मुंह कान फाड़ देगा आपका, विस्फोट करके वो जलता है। खैर इस बातों को हटाइए, अब इस बात समझ में आ गया क्या? इसको उतार लीजिए, आज के लिए बस यहीं तक रहने देते हैं। इस चैप्टर को ही पढ़ाने में कोई धरफड़ी हम नहीं करेंगे, बिल्कुल इजी वे में पढ़िए और नॉर्मल वे में खत्म कीजिए। जो जो बात बोलेंगे लिखने के लिए एक्स्ट्रा में लिख लीजिएगा, बाद में काम देगा वो एग्जाम के टाइम। आगे का चीज हम लोग कल देखेंगे। अच्छा ये सुनो, ये दोनों स्ट्रक्चर बना लिए थे ना इस आंसर में? इस आंसर में ये स्ट्रक्चर बनाना है, जो क्वेश्चन अभी आप लिखे थे।